friends, welcome to Right Direction Academy. My name is Advocate Miss Prajakta, co-founder at Right Direction Academy. हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने क्रिमिनल लॉ की सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दी थी, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है, ताकि आप प्रीवियस वीडियोस में जाए और वो सारे वीडियोस देखें, ताकि आपको आगे की जो चीजें हैं वो लिंक समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ जाना कि कोई भी अगर आप लेक्चर या कोई भी आप सीरीज मिस करते हो, तो आप वो सीरीज तो मिस कर ही रहे हो, लेकिन उसके बाद वाली टॉपिक जो है वो भी लिंक लगने में दिक्कत हो जाती है। तो मेरा ये कहना है आपको कि अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप लेक्चर एट अ स्ट्रेच सबका अटेंड अच्छी तरीके से कर रहे हो, ताकि कोई लिंक मिस ना हो। ओके, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई आप एक लेक्चर मिस कर देते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि आप वो एक लेक्चर को नहीं मिस कर रहे, आप दो लेक्चर को मिस कर रहे हो। ठीक है, एंड लेक्चर मिस करना ये गलत बात है। चीजें अगर समझ में नहीं आएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आंसर टिक मार्क राइट जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक के सीरीज में पहला लेक्चर है स्ट्रेटेजी ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने आपको लीगल एप्टीट्यूड की जो स्ट्रेटेजी है वो बताई थी। फिर हमने क्रिमिनल लॉ जो है उसका इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया था, हमने क्राइम और उसके एलिमेंट्स ये जो चीज है वो समझी। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की है, और उसके साथ हमने अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी ये जो चीज है वो भी समझी। ठीक है, तो आज जो अपना सीरीज है उसमें हम शुरू कर रहे हैं ऑफेंसेस अंडर ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कौन से ऑफेंसेस हैं, ये हम दोनों भी आईपीसी वर्सेस बीएनएस इस कंपैरिजन मोड में देखेंगे, ताकि हमें इस चीज का रेलेवेंस जो है वो और अच्छी तरीके से याद आ जाए। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। So here we can see culpable homicide and murder. Okay. So culpable homicide section 299 of IPC, 105 of BNS, and murder है section 300 of IPC and 104 of your BNS. Again मैं एक बात दोहरा रही हूँ, आपको एग्जाम में सेक्शंस नहीं आने वाले हैं, बट अगर करके जाते हैं याद रह सकता है आपके मेमोरी में, तो अच्छी बात होगी। ठीक है, चलिए अब कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर ये चीज क्या है, तो इस चीज को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, तो देखिएगा, कल्पेबल ये जो वर्ड है, तो उसको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं कल्पेबल होमिसाइड को दो हिस्सों में। कल्पेबल मतलब पनिशेबल, समवन हु कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ डूइंग व्हाट, ऑफ डूइंग होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। मतलब अगर आप कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है या मारने की जुर्रत करता है, तो वो जो एक्ट है वो कल्पेबल मतलब पनिशेबल कहलाया जाएगा। ओके, अब देखिएगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, जहां पे बात कर रहे हैं हम किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। ऑल्सो हम मर्डर की भी बात कर रहे हैं, तो मर्डर में भी तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन होती है। तो फिर भाई ऑन व्हाट बेसिस हमने इस टॉपिक को अलग अलग किया, क्यों दो सेक्शंस बनाए? अगर ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो फिर जरूरत क्या थी इस दो एक नया सेक्शन बनाने की? दोनों चीज को एक ही में रख लेते। ऐसा नहीं है, अगर दो सेक्शंस बने हैं मतलब दे आर सेम बट डिफरेंट। ओके, यू कैन से दैट दे आर सिमिलर, बट उसमें बहुत गहरा डिफरेंस भी है। अब ये डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंस कहलाएगा कि आइदर आपको सजा नहीं मिलेगी, या 2 साल के लिए मिलेगी, या 5 साल के लिए मिलेगी, या 10 से 15 साल के लिए मिलेगी, या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। तो ये जो फर्क है कि मैं किलिंग ऑफ अ ह्यूमन तो दोनों जगह पे कर रही हूँ, बट एक जगह पे किया तो शायद में 2 साल की सजा है, और एक तरफ का मैंने किया तो शायद मुझे 20 साल की सजा है। तो ये डिफरेंस को समझते हैं इस सेक्शंस के द्वारा। So let us pay attention on the screen. So now, culpable homicide and murder, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो जैसे हमने क्रिमिनल लॉ की शुरुआत की थी, उसमें मैंने एक चीज आपको बताई है कि इंटेंशन ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इंटेंशनली अगर आप किसी की किलिंग करते हो, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपकी अगर इंटेंशन है तो प्लानिंग होगी तो आप मेक श्योर करोगे कि सामने वाला बचे ना, क्योंकि अगर वो बच गया बाय एनी चांस तो आपको दिक्कत आ सकती है। सो हायर द इंटेंशन, हायर द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, एंड हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द
death, right? Lower the intention, lower the intensity of the crime, lower the probability of the death. तो यही डिफरेंस है culpable homicide एंड मर्डर में. culpable homicide प्रिसाइसली वो किलिंग के बारे में बात करता है जहां पे आपसे किलिंग इंटेंशनली नहीं थी. आपने जो किलिंग की है वो इंटेंशनली की नहीं की है, उसमें प्रोवोकेशन हुआ है या उसमें सेल्फ डिफेंस हुआ है, जहां जिसके लिए या सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि अगर मैंने उसको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप किलिंग करते हो तो इट विल गो अंडर कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 105. बट यही चीज अगर तुम घर जाते हो, प्लान करते हो, फिर उसको मारते हो, मतलब यहाँ पे मर्डर कर रहे हो आप, जहां पे आपको सजा 10, 15, 20 या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे कर रहे हो और उस क्राइम की इंटेंसिटी क्या है. सो कमिंग बैक टू अ डेफिनेशन व्हिच आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू गाइस. whoever causes death by doing an act with the intention causing the death. याद रखिएगा डेफिनेशन वाला वर्ड भी बोल रहा है इंटेंशन, or with the intention of causing such bodily injury is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide. Okay, अब ये मीनिंग, ये डेफिनेशन नहीं समझ आया होगा आपको, लिखा ही ऐसे जाता है कि समझ ना आए, लेकिन हम इसको ब्रेक करेंगे और इसके मीनिंग को हम अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक है. सो जैसे कि मैंने बात किया कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 104 है, तो सॉरी 105 है, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उसको कहा जाएगा नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. तो सेक्शन 105 वुड बी यूज्ड एज कल्पेबल होमिसाइड not amounting to murder, whereas section 104 will be termed as culpable homicide amounting to murder. So this is called as culpable homicide not amounting to murder, and this is called as culpable homicide amounting to murder. इन दोनों के बीच का जो वास्ता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो रिलेशन है, वो केवल और केवल आपके इंटेंशन के ऊपर प्रूव होता है. Now before we go in depth of this activity or to understand this section, मैं चाहती हूँ कि हम एक एक डिफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़े. तो लेट अस अंडरस्टैंड ये डिफरेंस क्या कहना चाहता है. सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकला हुआ है, प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दैट एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड. क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड मैंने क्या बोला, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन, तो ये मर्डर में भी होता है, राइट. सो एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट ए मर्डर. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ. वाई? बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड में जरूरी नहीं है कि हर वक्त इंटेंशन हो, लेकिन मर्डर में इंटेंशन हमेशा होता है. सो वी कैन से दैट मर्डर इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. तो अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो बाहर आएगा कल्पेबल होमिसाइड और उसके अंदर आएगा मर्डर. ओके, टू मेक इट मोर इजी फॉर यू गाइस. अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनके डेफिनेशंस को ओपन करते हैं, ताकि हम थोड़ा अच्छी तरीके से इस चीज को समझे. ठीक है, चलिए. सो नाउ हम पहले ओपन करेंगे मर्डर के डेफिनेशन को. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मर्डर का डेफिनेशन क्या कहता है. तो मर्डर के डेफिनेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा. You will be having 4 factors. Okay, now let us see what this 4 factors says. Now before we go and understand murder, let me tell you one more thing. So death by a hammer, blow on head. Jharkhand High Court says culpable homicide on sudden provocation is not a murder. मतलब हैमर से मारने के बाद भी उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग की सजा मिली है. तो ऐसा क्यों? तो चलिए इस समस्या को समझते हैं. पहले मर्डर समझ लेते हैं ताकि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और हमें थोड़ा सा सेंस करे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर 1 से. तो फैक्टर 1 क्या कहता है मर्डर का? Culpable homicide is murder of the act by which the death is caused is done. Okay, यहाँ पे बात हो रही है मेंस रिया की और एक्ट्रेस रिया की. ठीक है. कल्पेबल होमिसाइड जिसमें इंटेंशन होता है
जिसमें मेंसरिया होता है, और उसी को लेके अगर कोई उसके ऊपर एक्ट करता है, यानी कि वो किसी को मार देता है, तो वो बन जाएगा फैक्टर 1, बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ऑफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन। मतलब ऐसी कोई हरकत जहां पे आप इंटेंशनली डेथ कॉज करने की कोशिश करते हो, तो ये बन जाएगा आपका मर्डर का पार्ट 1। अब इसमें दो चीजें इंक्लूडेड हैं, वो क्या है? सो दिस इंक्लूड्स द ओमिशन एंड द कमीशन ऑफ द एक्ट। ओके, चलो इस चीज को समझते हैं। तो एक्ट्रेस रिया को अगर हमने आगे बाइफरकेट किया तो दो हिस्से बनते हैं, वन इज कमीशन, अनदर वन इज ओमिशन। ओके, जब मैं उसको कमीशन या मैं उसको ओमिशन, ये दो चीजों में डिवाइड करती हूँ, तो इस चीज को हम और अच्छी तरीके से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है? कमीशन मतलब टू कमिट, व्हाट टू कमिट अ क्राइम बाय डूइंग समथिंग फिजिकली। ओके, आई हैव अ इंटेंशन टू किल समवन, आई गॉट अ गन, पुट द बुलेट्स एंड मैंने उसको मार दिया, तो आई डिड अ किलिंग बाय कमिटिंग एन एक्ट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ओमिशन। ओके, व्हाट यू मीन बाय ओमिशन? ओमिशन मतलब आपकी जो लीगल ड्यूटी बनती है वो आपने नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर है, पेशेंट को वो ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, जिस वजह से उस पेशेंट की जान गई, तो जान जाना क्या वो मर्डर होगा? जी हाँ, होगा। क्या डॉक्टर ने इंटेंशनली किया? जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसका वो लीगल ड्यूटी था कि वो उसको ठीक तरीके से डायग्नोस करे या उसको वो ट्रीट करे, बट डॉक्टर के रिफ्यूजल की वजह से अगर उसकी जान चली जाती है, तो यहाँ पे किलिंग हुआ है बाय ओमिशन। ओके, सो अगर कोई भी इंसान बाय कमिटिंग समथिंग और बाय ओमिटिंग समथिंग अगर किसी को मार देता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मर्डर हो गया है। सो द फर्स्ट फैक्टर टेल्स, वेरी इजी, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, आपके बुक में लीजिए, लिखिएगा मर्डर 105 बीएनएस 104 बीएनएस, आई एम सो सॉरी, वहां लिख दीजिएगा। पहले इसमें फर्स्ट फैक्टर कहता है मेंस रिया प्लस एक्ट्रेस रिया which includes ब्रैकेट में डालिए कमीशन प्लस ओमिशन इज इक्वल्स टू मर्डर। ये रहा पॉइंट नंबर 1, वेरी इजी, वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की। फैक्टर नंबर 2 क्या कहता है? सो इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily इंजरी एज द ऑफेंडर knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। मतलब क्या? तो ये वाला जो पार्ट है फैक्टर 2, ये कहता है कि भाई जो मेंस रिया है, जो इंटेंशन है उस व्यक्ति का, तो उसमें उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करना है, मतलब ऐसा एक खबर पता है, ऐसी उस चीज की सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पता है कि अगर यहाँ पे हमने उस व्यक्ति को इस जगह पे मारा तो उसकी मौत इजीली हो सकती है। मतलब यू हैव अ हिडन एजेंडा, आपको उसकी दुखती नस, ओके, इस फैक्टर 2 को हम बुलाते हैं दुखती नस, आपको उसकी दुखती नस जो है वो अच्छी तरीके से पता है। ओके, अब ये वाला जो फैक्टर है, चलिए उसको समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से, ताकि थोड़ा सा हम सबके लिए वो इजी हो जाए। तो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो अब ये जो फैक्टर 2 है दुखती नस को, इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? अब शायद कॉपीराइट की वजह से ये पूरा वीडियो बजे ना, लेकिन आप इस कॉन्टेक्स्ट को देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि मुझे क्या कहना है। पैसा बताइए, पैसे दे दो, पैसा पैसा दो या मारेंगे, हमारा पैसा दो, पैसा तो बहुत डालेगा, कानून नहीं, क्या जरूरी है आपका? जरूर पार्टी की जरूरत है, हमारे पैसा पैसा दे दो, चेरी से कहा क्या होगा? इसका जो कुछ था पैसा का पैसा वापस ले लो। जी भैया। और बात तो पुलिस की। ओके, सो जैसे कि हमने इसमें देखा कि जो सोनू सूद है, ठीक है, उन्हें पता था कि उनकी जो माता जी हैं उन्हें कहीं ना कहीं अस्थमा
इस चीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर एस्थमेटिक लोगों को हम ब्रेथलेसनेस कराएंगे या इतनी धूल मिट्टी में रखेंगे तो उनका ब्रेथलेसनेस फील होना ये काफी ऑब्वियस हो जाता है, ओके। अब मान लीजिएगा कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसको अस्थमा नहीं है, तो उस व्यक्ति को इस धूल से या वैसे स्ट्रेस से उतना फर्क ना गिरे जितना एक एस्थमेटिक पेशेंट को जरूरत गिरेगी। अब जो भी उन्होंने कर्टन्स खींचे, उन्होंने बेड की जो चादर है वो खींची, उससे जो धूल हुआ उससे शी वाज फीलिंग सो ब्रेथलेस। उससे सोनू सूद ने कहीं हाथ नहीं लगाया, कहीं मारा नहीं, बट ही क्रिएटेड अ ड्रामेटिक सिचुएशन जिससे कि स्ट्रेस बढ़े, वो व्यक्ति ब्रेथलेस फील होए, एंड व्हेन शी वाज गोइंग टू टेक दैट पम्प तो उन्होंने वो पंप देने से मना किया, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो यहाँ पे फैक्टर 2 क्या कहने की कोशिश करता है? फैक्टर 2 यही कहता है, इट इज डन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is being caused। तो दुखती नस अगर पता होगी तो किलिंग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और डेथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो फैक्टर 2 जो है उसको आपके नोट्स में लिख के रख देना, दुखती नस, ठीक है। चलिए अब आते हैं फैक्टर 3 ऑफ मर्डर की तरफ। फैक्टर 3 क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो फैक्टर 3 ये कहता है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury to any person and bodily injury intended to be inflicted is sufficient in its ordinary course of the nature to cause the death। मतलब क्या? तो यहाँ पे ये बात कहने की कोशिश हो रही है कि भाई अगर तुम्हें किसी को मारना है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की जरूरत है। अगर तुम ऑर्डिनरी स्किल यूज करते हो इंटेंसिटी से तो यहाँ पे किलिंग हो सकती है। जैसे कि क्या? ओके, तो स्लिटिंग समवन विथ अ नाइफ ऑन थ्रोट, राइट, ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मान लीजिएगा आपका कोई छोटा बहन या भाई है, ठीक है, बचपन मस्ती की होगी जहाँ पे आपने उनको पिलो से कवर कर दिया होगा, राइट, पिलो से कवर कर दिया तो थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस फील हो जाता है। तो क्या ये भी अगर आपने ऐसे इंसान को ज्यादा देर तक रख दिया तो क्या जान जा सकती है? जी हाँ। क्या यहाँ पे कोई स्पेशल स्किल लगी है? बिल्कुल नहीं, ये ऑर्डिनरी तरीका है, बट क्या इससे जान जा सकती है? जी हाँ। क्या ये मर्डर कहलाया जा सकता है? बिल्कुल भी यस। ओके, मान लीजिएगा अगर आपने किसी को जोर से किसी का गला पकड़ के रखा है, चोक करके रखा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे अगर आप वो एक्ट जोर से करते हो या दबा के रखते हो सामने वाले का गला तो क्या यहाँ पे किसकी जान जा सकती है? आंसर इज यस। ओके, तो क्या ये मर्डर कहलाएगा? जी हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन या यहाँ पे फैक्टर 3 क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया such act is in an ordinary situation where anyone can die and no excuse of having a special ability। Okay, so this is somewhere where we have to take care। Now let us go with the few of the examples और हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर 4 की तरफ। नाउ फैक्टर 4 क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो फैक्टर 4 ये कहता है, इन द पर्सन कमिटिंग इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट knows that it is so imminently dangerous। okay, imminently dangerous का क्या मीनिंग होता है? imminently dangerous मतलब someone या doing an act which is so imminently dangerous कि शायद मेडिकल हेल्प पहुंचने तक भी देर हो जाए। ओके, तो killing someone by a gun on head or on a chest, okay, और गिविंग सम पॉइजनस मेडिसिन जो कि ब्लड में तुरंत मिक्स होकर किसी की जान चली जाए। सो ऐसी कुछ चीजें जो इतनी इमिनेंटली डेंजरस है, या अपनी गाड़ी को किसी क्राउडेड एरिया में जोर से चलाना जहां पे आपको पता है कि किसी ना किसी की मौत हो सकती है। सो द एक्ट इज सो इमिनेंटली, आई फॉर इमिनेंट, आई फॉर I would say immediate। okay, it is so immediately dangerous कि मेडिकल हेल्प शायद पहुंचने तक भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हेंस सेक्टर 4 कहता है, फैक्टर 4 कहता है कि यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हो, क्योंकि अगर आप इतनी डेंजरस हरकत कर रहे हो मतलब आपका इंटेंशन है, तो इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम भी ज्यादा हो जाएगी और कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ भी ज्यादा हो जाएगी। सो नाउ इफ यू ऑल रीड वेरी प्रॉपरली the definition of culpable homicide amounting to murder, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? Culpable homicide is murder if the act is done with the intention of causing death or if it is done with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause the death of the person, or if it is inflicted the bodily injury sufficient enough in the ordinary course of nature to cause a death, or if there is a knowledge involved
that the act does is so fatal that in all probability it can cause death or such bodily injury as likely to cause death and commit such act without any excuse, this will be termed as murder. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चारों भी जो कॉमर्स है, जो हमने जो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 किए, इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो यही डेफिनेशंस के हमने पहले एग्जांपल्स देखे, यही कॉन्सेप्ट को हमने एग्जांपल्स से समझा, मीनिंग से समझा, क्योंकि शायद इतना बड़ा डेफिनेशन समझने में एक बारी में मुश्किल आ सकती है हमें, ओके। सो हेंस दिस विल बी टर्म्ड एज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ओके। अब हम आते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 105 कहने की क्या कोशिश करता है, ओके। सो सेक्शन 105 ये कह रहा है यहाँ पे कि बाबा ऐसी डेथ जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई, जो इंटेंशन के साथ नहीं हुई, वो हुई है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसे किलिंग्स का क्या होता है, ठीक है। सो एनीवन ओके ड्यू टू सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सो आई वेंट फॉर अ reunion party of my 10th standard, right? और वहां पे जब मैं घर से निकल रही थी तो आई वॉज गेटिंग रेडी, अरे यार मैंने लॉ पढ़ा है, दो चार लॉ की चीजें बोलूंगी, आई विल थ्रो एन इम्प्रेशन एंड आई विल बी दिस एंड दैट, और इस मूड में मैं निकली हूँ घर से। वहां जाने के बाद मैं देखती हूँ कि कुछ सीनियर्स है जो मुझे बुली कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, मैंने बॉटल उठाया और उनके सिर के ऊपर मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी को चोट लगती है या किसी की जान जाती है तो क्या ये प्लान्ड था? नहीं। क्या ये मर्डर था? नहीं। इट वॉज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बिकॉज आई हैड नो इंटेंशन टू किल समवन। हाँ, गुस्से में मैंने जिस इंटेंसिटी से मारा उस वजह से किसी की जान जाती है तो आई अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। इसके लिए लॉ ने इसके लिए सजा रखी है, बट सजा कितनी है? 1 या एट द मैक्स 3 या उससे ज्यादा 5 साल की सजा। उसके ऊपर आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो एब्सेंट है वो मतलब है आपका इंटेंशन, ओके। तो देखिए भैया, ये जो इंटेंशन है ना, ये बहुत ही कमाल है, ठीक है। अगर आप इंटेंशन को अच्छी तरीके से समझोगे तो आप देखना कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है वो भी आपके इस इंटेंशन के वर्ड से ही जुड़ा हुआ है, राइट। जैसे ही आपकी इंटेंशन होगी वैसे आपकी जैसे हरकत होगी वैसे आपको जीवन में भी सफलता असफलता या जो भी आपको इमोशंस इंट्रोड्यूस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। इसी के लिए किसी ने कहा है कि आपकी नीयत है जो है वो नियति बनाती है, आपके इंटेंशंस जो है वो आपकी डेस्टिनी बनाती है। इसलिए कहा जाता है अच्छा सोचो, नेक सोचो, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी, ओके। क्योंकि द मोमेंट आपके इंटेंशंस खराब हो गए तो भैया आपको सजा ज्यादा मिल सकती है। आप जेल में 2 नहीं, आप 20 साल रह सकते हो। और जो लॉ यहाँ पे हुआ है बीएनएस में या आईपीसी में, वो कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकली भी हमको घर में समझाया जाता है। हम भी इस लॉ ऑफ कर्मा से वगैरह थोड़े से वाकिफ रहते हैं, हमें पता होता है कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो ये कहीं ना कहीं मिला जुला हुआ ही चीज है, ठीक है। सो गेटिंग बैक ऑन द एक्शन, अगर मैं इस चीज की बात करूं, सो यस, सो पहला है ड्यू टू सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जिसके लिए क्रिमिनल इनजस्टिस का एक बहुत सुंदर सा सीजन है, सीजन पार्ट 2, ओके। तो आई वुड बिलीव कि आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें जो कहानी है, वैसे 4 सीजन है लेकिन पार्ट 2 जो है तो वो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो जरूर देखना ये वाला, ठीक है। बाय मिस्टेक और बाय एक्सीडेंट, विदाउट इंटेंशन, विदाउट नॉलेज, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं थी कि ये चीज यहाँ पे होने वाली है, और अगर वो हो गई तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भैया आपको सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। दूसरा है पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। तो मान लीजिएगा कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या कोई पुलिस ऑफिसर है, एंड ड्यूरिंग द इंटरोगेशन अगर वो हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, डज इट ओके और इज देयर एनी प्रॉब्लम? द आंसर इज नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। व्हाई? बिकॉज इट इज अ part of the work, okay, so that won't be considered culpable homicide not amounting to murder। या अगर कोई जवान है जो बॉर्डर पे है और उसको लग रहा है कि सामने वाले की हरकत थोड़ी सी सस्पिशियस है, तो क्या वो उसको मार सकता है? द आंसर इज यस, वो मार सकता है। उस किलिंग के लिए उसको कंसिडर नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड
नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. वॉट एवर ही इज डूइंग इज द पब्लिक सर्वेंट, और उनको वैसे ऑर्डर्स आते हैं. अगर पब्लिक सर्वेंट को बोला है भाई जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चलाइए बंदूकें, और अगर उन्होंने बंदूकें चलाई तो क्या उन ऑफिसर्स को अरेस्ट होगी? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज दे वर फॉलोइंग द ऑर्डर्स. ओके, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेट डिफेंस, माने कि सेल्फ डिफेंस. अगर मैंने उसको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा. जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस वक्त आप सेल्फ डिफेंस मोड में जाते हो. तो अगर कोई भी ओके फॉर अ फीमेल, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई मेल है जो काफी आपके ऊपर वायलेंट हो रहा है या फिजिकली सेक्सुअली चार्ज हो रहा है, और अगर आप उसको वहां पे मार देते हो तो आपको उस चीज के लिए सजा नहीं मिलेगी. ओके, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखनी है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर उसने मुझे नहीं मारा तो फिर मतलब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी. राइट? तो यहाँ पे मुझे आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग और फोर्स. सो देयर शुड बी प्रोपोर्शनेट फोर्स एंड देयर शुड बी प्रॉपर टाइमिंग. ओके, उसने मुझे अभी मारा, अब मैं घर पे गई 11 लड़कों को लेके और फिर उसी घर में घुस के उसको मार रही हूँ, एंड इफ आई क्लेम सेल्फ डिफेंस तो नहीं मिलेगा. इट शुड बी देयर एंड देन एंड नाउ. Got it? There can't be कि उससे पहले किया है तो मैं अब कर रही हूँ और सेल्फ डिफेंस होना चाहिए. नो, इट हैज टू बी एट दैट मोमेंट. ओके, दूसरा है फोर्स. अगर किसी ने आपको धक्का मारा तो आप आपके बैग से तलवार निकाल के उसकी गर्दन नहीं उड़ा सकते सेल्फ डिफेंस के नाम पे. राइट? सो इट शुड कम विद अ प्रॉपर फोर्स. सो अप्रोप्रिएट या प्रोपोर्शनेट फोर्स एंड अ गुड टाइमिंग इस सेल्फ डिफेंस में जरूर देखा जाएगा. ठीक है? सो जैसे कि मैंने बोला है, अ स्टिक कांट गेट रिप्लेस्ड बाय अ गन. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. देन सडन फाइट इन अ हीट ऑफ पैशन, आर्ग्यूमेंट हो रही थी और उस बीच झगड़ा हो गया और किसी ने दूसरे को मार दिया, तो क्या यहाँ पे लगेगा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर? नहीं लगेगा. लगेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बिकॉज जो कोई लड़ रहा था, झगड़ रहा था, दैट वाज आउट ऑफ द प्लानिंग. इट हैड नो प्लान. ट्रेन में हो गया या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो गया, एंड देन देयर इज अ सीन. ओके, तो कहना है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा. एंड द लास्ट वन, विलफुल कंसेंट. तो भैया अगर आप काफी एडवेंचरस हो, आपको स्कूबा डाइव करना, स्काई डाइव करना, पैराग्लाइडिंग करना, ये सारी चीजें पसंद है, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि वहां पे जब आप ये एक्टिविटीज करोगे तब आपसे कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाएगा. तो तुम क्या कर रहे हो? विलफुल कंसेंट. भैया अगर ऊपर कुछ हुआ, आफ्टर टेकिंग ऑल ड्यू केयर बाय द कंपनी, इफ स्टिल समथिंग गोज रॉन्ग, then the company is not responsible for your death, so it won't be called as a murder. There can be monetary compensation, but यहाँ पे क्रिमिनल केस नहीं बनेगी. ठीक है? तो ये रहे कुछ पॉइंट्स. अब चलिए हम देखते हैं इस सेक्शन के जो क्रिमिनल ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये टॉपिक हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. तो ये जो स्लाइड्स है जो मैं गो कर रही हूँ, ओके, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर्स के ऊपर फोन मैसेज कीजिएगा. आपको नोट्स के लिए, मॉक्स के लिए, टेस्ट के लिए, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, ये सारी चीजों से भी हम आपको हेल्प करते हैं और हम आपको असिस्ट कर सकते हैं. ठीक है? अब ये जो स्लाइड्स है तो इसमें हमने आईपीसी और बीएनएस का जो डिफरेंस बिटवीन है उसको हमने डेफिनेशन एंड नॉलेज वर्सेस इंटेंट, इन सब चीजों से डिफाइन किया हुआ है. So these are something where you can just go through. It is more for the reading part, okay, and quite explained in the sessions. चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की. ओके, सो ये वाली जो केस है वहां पे बात हो रही है रिक वर्सेस गोविंदा. अब ये केस में क्या था? A clear distinction was drawn between culpable homicide and murder. According to the fact of the case, there was a quarrel between a husband and wife. Husband and wife का झगड़ा हो गया, and in the heat of an anger, the husband knocked the wife. The wife became unconscious, and the husband, in order to wake her up, he uses the closed palms. But unfortunately, the wife died because of the internal bleeding in her brain. भैया देखो, यहाँ पे लिखा है because of the internal bleeding in her brain. Okay? दूसरा,
The wife became unconscious and the husband, in order to wake the wife, punched with closed palms. Okay, so this is called as important case law. यहाँ पे क्या आया है? So Marvin J said that the man was liable under section 299 of IPC. It was then, okay, because clearly there was no intention to cause the death and the act was not grave enough to cause the death on the spot. तो उनकी डेथ क्यों हुई है? इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है. उनकी डेथ पति ने मारा इस वजह से नहीं हुई है. एंड हेंस दिस लैक्स द इंटेंशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम एंड हेंस यहाँ पे लगेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ओके, जो फैक्ट्स दिए हैं आपको उसी के ऊपर ट्रस्ट करके जो कंक्लूजन है वो निकालना है. अब बात करते हैं केस नंबर दूसरा. सो भगवान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस केस में जो हुआ है वो था सेलिब्रिटी गन फायर. ओके, ये जो केस स्टडी है कहीं ना कहीं मिर्जापुर की जो स्टार्ट है मूवी की उसको लेके है. ठीक है, तो उसमें जैसे मुन्ना भैया जो थे, ठीक है, जो गन चला रहे थे शादी में, और वो जो गन्स होते हैं जिसको कट्टा बुलाया जाता है जो गांव में मिलता है, तो ये जो कट्टे होते हैं ना वो थोड़े से खराब हो सकते हैं. कभी कभी वो क्या करते हैं, बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वो वापस रिटर्न आता है एंड उससे जो नीचे व्यक्ति है उसकी किलिंग होती है. अब कहीं ना कहीं इस वाले जो केस है उसमें भी ऐसा ही हुआ है. तो a decision regarding a case was given recently, but the case dated back in 2007. Herein 5 people were hurt, 2 of them succumbed to the injuries, मतलब उनकी डेथ हो गई because of celebrity gunfire. Okay, अब there is a rise in the incidence of celebrity firing as it is seen as the status symbol. A licensed gun that is used for the protection should not be used in any celebration and it can turn out to be very fatal. Okay, अब ये वाले केस में क्या हुआ? According to the evidence collected, the accused held the gun towards the roof of the house. Unfortunately, the bullet got deflected, वो वापस return आया and it injured the people. The accused pleaded not guilty as he had no intention to cause anyone dead. वो तो मजे के मूड में था. लेकिन the court noticed that the accused was carrying a loaded gun in public, which is not appropriate, and he must have had an idea that the bullets or the pellets could deflect and hurt someone, and so he was punished under culpable homicide not amounting to murder. Why? Because he had no intention to kill anyone, but though he hurted a physical body and 2 people died of it, so yes, उनको सजा मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला है जो मर्डर की पनिशमेंट्स है वैसे नहीं मिलेगी. ठीक है, उससे रिलेटिवली थोड़ी सी कम मिलेगी. चलिए अब बात करते हैं और इस केस स्टडी की. ये जो केस है वो मेरा बहुत फेवरेट है. ओके, आई पर्सनली लाइक दिस केस. इसमें थोड़ा सा ड्रामा है जो हमें चाहिए होता है. ठीक है, सो राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. तो ये केस में क्या हुआ, चलो समझते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस पिल्ली एंड राम कुमार falls madly in love with sister-in-law. भैया साली से मोहब्बत हो चुकी है यहाँ पे. अब साली की हो रही है शादी. ये चीज जो है वो राम कुमार जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी. ठीक है, इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, साली को कहीं एक जगह पे बुलाते हैं और जैसे वो आती है तो जो एक्स होता है जिससे ये प्लॉविंग की जाती है खेती में, तो उससे उसके सिर के ऊपर मारता है. अब ये जो लड़की है, so the girl went running towards the house, then to the police station for filing an FIR and then she goes to the hospital. अब देखो हॉस्पिटल में जाते वक्त उनकी जान चली जाती है. ठीक है, so now after that she was taken to the hospital but she died on the way. Okay, अब यहाँ पे और एक चीज मुझे जो बात करनी है, तो डाइंग डिक्लेरेशन की बात हो रही है. देखिए भैया, जब इंसान डेड बेड पे होता है तब उसको कुछ भी झूठ या गलत बोलने के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है. इसके लिए वो जो वहां पे बोल रहा है उसको सच माना जाता है. और उन्होंने जो FIR दी थी तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन के केस में राम कुमार जी को अरेस्ट कर दिया गया था. ठीक है, अब राम कुमार भी थोड़ा सा स्मार्ट था. ठीक है, तो उसको पता था कि देखो भाई, मैंने इतने जोर से तो इसको एक्स नहीं मारा कि उसकी जान चली जाए. तो पहला जब ये मैटर सेशन कोर्ट में गया तब वहां पे उसको मर्डर के अंदर सजा मिली थी, बट ही अपील टू द हायर कोर्ट एंड हायर कोर्ट में उन्होंने बोला कि देखिए सर, अगर मैंने उनको मारा, अब मैंने जो उनको मारा है, अब मारने के बाद वो पहले हॉस्पिटल जाती फिर पुलिस स्टेशन जाती तो उनकी जान बचती, बट उन्होंने क्या किया, वो पहले घर गई
वहां से वो हॉस्पिटल गई, तो उसमें जो ब्लड लॉस हुआ वो है उनका, तो ये उनकी कहीं ना कहीं गलती है। अगर मैं उनको पहले ही मारने के बाद अगर वो तुरंत हॉस्पिटल चली जाती तो शायद वो बच जाती। तो मैंने उतना इंटेंसली नहीं मारा है। ओके, आई अंडरस्टैंड। ये केस सुनने के बाद बहुत लोग होते हैं कि नहीं मैडम ये वो, बट देखो आपको फैक्ट के ऊपर ध्यान रखना है, आपको इंटेंशन और इंटेंसिटी ऑफ क्राइम के ऊपर ध्यान रखना है, जो कि यही कहता है कि एक्स को इतने जोर से नहीं मारा था, तो अगर उस चीज को इतना जोर से नहीं मारा है तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, हेंस यहाँ पे हमने देखा कि इनको जो सजा है वो उसके लिए कम मिली एंड ही वाज फ्रॉम मतलब सेशन कोर्ट ने जो मर्डर की सजा दी थी वो कैंसिल हो गई एंड ही वाज पनिश्ड अंडर 299 जहां पे उनकी सजा कम हो गई। ठीक है, ओके, चलिए, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस बिटवीन था between the culpable homicide amounting to murder and culpable homicide not amounting to murder. Okay, तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ताकि थोड़ा सा जो है वो हमें इजी हो जाए और चीजें समझने के लिए। ओके, सो जैसे मैंने पहले भी कहा है हम हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन की बात की है। A person is guilty of culpable homicide amounting to murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing a death। भैया intention का वर्ड यूज हुआ है। He was hiding behind a bush to catch some rabbit. We also came to the same place for hunting with this gun. We noticed some movements near the bush. He thought that it was an animal and fired a shot. He was killed by the shot. The police sought to prosecute B for the murder। और जैसे मैंने हमेशा कहा है आपको जो आंसर्स है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डालने हैं। रीड कीजिए प्रिंसिपल को, फैक्ट को, और अकॉर्डिंगली आंसर दे दीजिएगा। जो आंसर देगा उन्हें फ्री के मॉक्स मिलेंगे, फ्री के रिकॉर्डिंग मिलेगी, फ्री का पीपीटी मिल जाएगा एंड वी विल बी इन टच। ओके, सो आई वांट यू गाइस टू आंसर इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स गो ऑन। ये केस, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जनता जो है वो रॉन्ग होती है और लॉ सीटी में एग्जाम ऐसे ही आने वाले हैं। चलिए, a man is guilty of culpable homicide amounting to murder if the act by which the cause is death has been caused with the intention of causing murder. Okay, A is suffering from jaundice and inflammation of the brain and B knows this condition very well. Okay, once they had a heated argument on some issue, A slapped B in anger. B lost his self-control and dealt a severe blow on A's head. As a result, A died. अब देखो भैया, the police sought to prosecute B for murder. अब B murder से बात करते हैं इसके ऊपर। B was liable for murder because he knew A condition. B was liable for murder because he acted in self-defense. B was not liable for murder because he did not have the intention to kill A. अब जब बच्चों को ये याद होगा कि मैडम ने दबंग की क्लिप दिखाई है, ये दुखती नस के लिए मारा है, तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो है ए। तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो यहाँ पे ए आंसर देंगे और गलत जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट ए, करेक्ट आंसर इज सी, बी वाज नॉट लायबल फॉर मर्डर। क्यों? क्योंकि भैया पहले हाथ किसने उठाया है? जो इंसान बीमार है वो पहले हाथ उठा रहा है और बंदा सिर्फ डिफेंस भी ना करे। जस्ट बिकॉज ये बीमार है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी मनमानी कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे पहला हाथ ए ने उठाया है, तो सेल्फ डिफेंस की तो बात आती ही नहीं है यहाँ पे। सो हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सी एंड नॉट ए। ये दुखती नस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हाई? बिकॉज फर्स्टली व्हाट ही लैक्ड इज द इंटेंशन। ओके, जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा क्रिमिनल लॉ और ये दो सेक्शंस डिपेंडेंट है। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, ठीक है, चलेगा। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम और थोड़े से ऑफेंसेस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी एंड विल कम विद मोर क्वेश्चंस, मोर डाउट्स, मोर डिस्कशंस। ओके, मीनवाइल अगर आपको फ्री की काउंसलिंग चाहिए, डेमो लेक्चर्स चाहिए, इन सारी चीजों को हम क्लासरूम में और लेन में बढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, please contact us on the given contact numbers. Till then, thank you. All the best. Take care.